हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिट्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, जहां हम वीडियोस की हेल्प से आपको प्रोसीजर ऑफ प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की जानकारी देते हैं। मैं सुनील नानवानी। आज यह हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस का चौथा वीडियो है। तो अगर इसके पहले के 3 वीडियोस आपने नहीं देखे हो तो प्लीज़ उसे भी जाके हमारे चैनल पे जाके देखिए, ताकि ये जो सेशन होने वाला है वो आपको समझ में आएगा। कारण ऐसा कि पहले के 3 वीडियोस जो हमने बनाए थे वो थे टोटल बेस क्रिएट करने के लिए, और आज से हमारा प्रैक्टिकल अकाउंटिंग का मेन सेशन चालू होगा कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमें रहती है या किन किन चीज़ों की हमें जानकारी होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन नंबर 4। इन दिस सेशन you will be able to understand pillars of business and accountancy and meaning of important terms। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज अगर हमें बनानी है, क्रिएट करनी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आधार स्तंभ रहते हैं, यानी पिलर्स रहते हैं। अगर हमें सिंपल सी कोई बिल्डिंग भी बनाना है, उसके लिए पहले हम पिलर्स खड़े करेंगे, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। तो अकाउंटिंग की प्रोसीजर जो फॉलो होंगी, जिसके बेस पे हम अपना बिजनेस मेंटेन करेंगे, इसके लिए भी हमें कुछ पिलर्स की जरूरत रहेगी। और वो पिलर्स क्या रहेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगे जिनके बिना अकाउंटिंग की कंसेप्ट हो ही नहीं सकती, या जिनके इन्वॉल्वमेंट के बाद ही वो ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। इसमें सबसे पहला रहेगा कैपिटल। कैपिटल मीन्स क्या? हम कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिना पैसे के वो बिजनेस स्टार्ट होने से रहा, उसमें हमें कुछ ना कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। या कोई प्रोडक्ट या कोई चीज हमारे घर की हो या हमारी पर्सनल पोजेशन की हो, उसको हम बिजनेस में डालेंगे तो उसे भी कैपिटल बोला जाएगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि बिजनेस स्टार्ट करने का। एक तो मैंने डिसाइड कर लिया हूं कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, और मुझे जो बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए मैं कितना इन्वेस्टमेंट उसमें करूंगा। एनी गुड्स, कैश or an asset introduced in business by the businessman is known as capital। कोई भी प्रकार की चीज, यानी सपोज अगर उसके हाउस होल्ड का कोई फर्नीचर है और वो अपने बिजनेस में डाल रहा है वो, या कैश, कैश मीन्स हो सकता है उसने कैश इन हैंड जो उसके हाथ में थी वो बिजनेस में डाली हो, या उसके पास जो उसके सेविंग बैंक में पैसा था वो उसने ट्रांसफर किया हो उसके करंट अकाउंट में, तो वो। और एन एसेट इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस बाय द बिजनेसमैन इज नोन एज कैपिटल। तो जो जो वो ओनर, वो बंदा अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा ताकि वो बिजनेस को रन कर सके, उसको बोला जाएगा कैपिटल। तो कैपिटल यानी वो चीज कि जो बिजनेस का ओनर बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा सिर्फ और सिर्फ ये इंटेंशन के साथ कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है। इन शॉर्ट, एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर, इट इज द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज। कैपिटल कितनी रहेंगी, इसका एक फॉर्मूला है कि ये एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, अपनी जो लाइबिलिटीज रहेंगी बिजनेस में, यानी जो देना रहेगा वो, और जो हमारे बिजनेस में एसेट्स हैं उसका जो डिफरेंस रहेगा, उसका जो डिफरेंस, जैसा एसेट्स ज्यादा है लाइबिलिटीज कम है, तो जो डिफरेंस रहेगा वो कैपिटल रहेगा। मतलब उतना पैसा बिजनेस ओनर ने खुद का लगाया हुआ है, मार्केट से नहीं लिया हुआ है। It comes from two sources, that is investment by owner and profit earned by the business। कैपिटल अगर हमारा फर्स्ट ईयर का बिजनेस है, इसी साल हमने बिजनेस स्टार्ट किए हो, तो कैपिटल आएगा एक ही सोर्स से, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर। लेकिन अगर हमारा बिजनेस ऑन गोइंग है, काफी समय से, काफी सालों से चल रहा है, तो जो हमारा प्रॉफिट अर्न होता है, सपोज एट द एंड ऑफ द ईयर ओनर ने किसी बिजनेस से 10 लाख रुपए कमाए, अब उसने वो 10 लाख में से सिर्फ 5 लाख ही अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया। विड्रॉ यानी ड्रॉविंग उसको बोलते हैं। अब बचे हुए 5 लाख उसने बिजनेस में छोड़ दिया ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके आगे के समय में। तो वो जो कैपिटल थी उसकी 5 लाख से बढ़ जाएंगी। सपोज बिजनेस स्टार्ट हुआ था 8 लाख रुपए से, यहाँ प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए, 5 लाख उसने घर खर्च के लिए निकाल लिया, 5 लाख उसने छोड़ दिया बिजनेस में, यानी 8 लाख पहले की और 5 लाख ये, यानी दोनों मिला के 13 लाख की कैपिटल उसकी नेक्स्ट ईयर में हो जाएगी। देन ऐसा ही जैसा साल बढ़ते जाएंगे और वो कुछ
प्रॉफिट रिटेन करते जाएगा, रिटेंशन रखते जाएगा बिजनेस में उसका, तो उससे भी कैपिटल बढ़ती रहेगी। या किसी समय 2, 4, 5 सालों के बाद उसको लगता है कि मेरा जो प्रॉफिट मैं अर्न करके छोड़ दे रहा हूं बिजनेस में, उसके हिसाब से मेरे जो अपकमिंग प्लान्स हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, तो वो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसा यानी जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था और 8 लाख रुपए डाले थे, वैसा ही किसी भी समय वो बीच में अपना पर्सनल फंड डाल सकता है। उसको बोलते हैं फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इन बिजनेस। Also, it decreases by 2 ways, that is withdrawal by owner and loss suffered by the business. सेम जैसा कैपिटल बढ़ेगी कब कि जब बिजनेस का ओनर अपना पर्सनल फंड बिजनेस में डालेगा। सेम कैपिटल घटेगी कब, तो जब बिजनेस का ओनर बिजनेस में से वो फंड निकाल लेगा अपने पर्सनल यूज के लिए। सेम जैसा प्रॉफिट हुआ और उसने उसको रिटेन करके रख लिया तो कैपिटल बढ़ती थी, तो वैसा ही अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो उससे उसकी कैपिटल घटेगी। जैसे 8 लाख की उसकी कैपिटल थी, यहां उसको लॉस हो गया 4 लाख रुपए से, इस साल में उसको 4 लाख रुपए से लॉस हो गया, तो 8 लाख की कैपिटल में से 4 लाख माइनस हो जाएंगे, बैलेंस उसकी कैपिटल रहेगी 4 लाख रुपए की। तो कैपिटल घटेगी 2 तरीके से, एक या तो बिजनेस का ओनर वो फंड निकाल लेगा अपने पर्सनल यूज के लिए, या सेकंड चीज कि बिजनेस को लॉस हो गया तो उससे कैपिटल घट जाएंगी। कैपिटल अकाउंट शोज द इंटरेस्ट ऑफ द ओनर इन द बिजनेस। देखिए दोस्तों, कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है ये शो करता है इंटरेस्ट किसका, ओनर का अपने बिजनेस के लिए। इंटरेस्ट का मतलब कि उसका वो बिजनेस में कितना डेडिकेशन है, कितना फंड वो लगा के बैठा है, या कितनी उसको उससे एक्सपेक्टेशन है। अगर किसी ओनर ने बिजनेस में अपना काफी फंड लगाया हुआ है, मतलब वो अपने बिजनेस के लिए पॉजिटिव सोचता है कि उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर मिल रहा है, इसलिए उसने उसमें फंड छोड़ा हुआ है। अगर किसी बिजनेसमैन को लगता है कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, तो धीरे धीरे वो अपनी कैपिटल कम करते जाएगा, निकालते जाएगा अपना पैसा। तो जितना ज्यादा कैपिटल अकाउंट में फंड रहेगा उतना ही ज्यादा ओनर का इंटरेस्ट है अपने बिजनेस में, ऐसा माना जाता है। ड्रॉविंग, एनी गुड्स, कैश or an asset taken by the businessman for personal use is known as drawing। देखिए, कैपिटल मीन्स कि इंट्रोडक्शन बाय ओनर, और ड्रॉविंग का मतलब है विड्रॉल बाय ओनर। अब बिजनेस ओनर ने फंड डाल दिया बिजनेस में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी उसको निकाल ही नहीं सकता। अगर उसको लगता है किसी समय में कि उसको फंड की जरूरत है और वो पर्सनल यूज के लिए ले लेता है, तो उसको ड्रॉविंग बोलते हैं। ये किसी गुड्स के फॉर्म में रह सकता है, या कैश रह सकता है, या कोई एसेट के फॉर्म में रह सकता है। देखिए, गुड्स का कैसा रह सकता है कि सपोज एक बंदा स्टेशनरी का शॉप चलाता है, अब उसको अपने लड़कों के लिए, बच्चों के लिए स्टेशनरी चाहिए। अब खुद का स्टेशनरी का दुकान है तो वो बाहर से तो जाके स्टेशनरी नहीं लेगा, वो क्या करेगा कि अपने ही दुकान की स्टेशनरी का कुछ मटेरियल, जो भी उसको बुक्स वगैरह लगेगी या पेन पेंसिल अदर आइटम्स जो भी लगेंगे, वो उठा के लेके जाएगा घर में अपने बच्चों के लिए। तो यहां तो गुड्स माइनस हो गया, बिजनेस का जो स्टॉक था उसमें से कम हो गया, तो इसकी प्रॉपर एंट्री लेना पड़ेगा, तो उसने गुड्स उठा लिया। सेम अगर उसको पैसे की जरूरत पड़ी सडन किसी चीज की, हो सकता है कि वो मंथली सैलरी के रूप में अपना खर्चा उठाता हो बिजनेस से, पर सडन उसको बीच में किसी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो कैश विड्रॉल कर रहा पर्सनल यूज के लिए, तो यहां वो जो उसने पैसा उठाया उसको ड्रॉविंग बाय ओनर बोला जाएगा। इसमें सपोज किसी चीज का, वो पर्सनल चीज का पैसा बैंक से भी पे करता है, अगर अगर LIC की पॉलिसी उसकी है ओनर की या उसके फैमिली मेंबर्स की, और उसका चेक वो अपने करंट अकाउंट से देता है, तो वो भी आएगा कि उसके ड्रॉविंग में ऐड किया जाएगा। क्यों? तो जो LIC का अमाउंट है उससे बिजनेस का कोई रिलेशन नहीं है, उसने खुद के लिए निकाला है, खुद के फैमिली मेंबर्स के लिए निकाला है, तो जो पैसा बिजनेस में से माइनस हो गया, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से उसने वो चीज विड्रॉ कर लिया है बिजनेस में से। या एन एसेट टेकन बाय बिजनेसमैन, एन एसेट टेकन बाय बिजनेसमैन मींस बिजनेस में कुछ एसेट पड़ी है, लाइक कोई फिक्स एसेट है, जैसे कोई व्हीकल होंगी या कंप्यूटर रह सकता है या कोई और चीज रह सकती है। अगर वो भी बिजनेस अपने हाउस होल्ड के लिए
काम के लिए लेके जाता है तो वो भी माना जाएगा कि उसने किसी एसेट की ड्राइंग किया और उतना अमाउंट उसके कैपिटल में से लेस हो जाएगा। पर्सन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है अकाउंटिंग में, क्योंकि बिना पर्सन के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, तो अकाउंटिंग भी पॉसिबल नहीं है। अकाउंटिंग हो रही है, बिजनेस हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग बैठा हुआ है। हाँ, आज की तारीख में ह्यूमन बीइंग प्लस आर्टिफिशियल पर्सन, कोई कंपनी फर्म भी हो सकती है, तो पर ह्यूमन बीइंग रहेगा, कोई ना कोई पर्सन रहेगा, तब जाके वो बिजनेस रन हो रहा है और बाकी कुछ एक्टिविटीज हो रही है। बिना इंसान के कोई भी काम होने वाला नहीं है। बिजनेस इज डिपेंड ऑन मेनी पर्सन सच एज ओनर यानी जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, सप्लायर यानी उसने बिजनेस स्टार्ट किया मतलब उसको कुछ ना कुछ मटेरियल या सर्विसेज खरीदनी पड़ेंगी, तो सप्लायर यानी जिससे वो खरीदेगा, क्रेडिटर हो जाएगा वो। एंड कस्टमर, अब इसने जो गुड्स या सर्विसेज परचेस किया है वो खुद के लिए तो नहीं किया है, बिजनेस करना है मतलब खरीदना नहीं है, उसको सेल करना है। तो जो उसने खरीदा हुआ है उसको वो बेचेगा, तो जिसको वो बेचेगा वो हो गया उसका कस्टमर, और अकाउंटिंग की भाषा में हो गया डेटर्स, जिससे वो पैसा लेगा, एटसेट्रा। पर्सन में बी नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। देखिए दोस्तों, पर्सन में भी नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। पर्सन या तो नेचुरल रहेगा, यानी जिस नेचुरल मीन्स ह्यूमन बीइंग कि जिसने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है वो हो गया नेचुरल पर्सन, या कोई भी इंडिविजुअल आदमी जिससे वो डील करता है, इंडिविजुअल यानी कोई भी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो गई। और आर्टिफिशियल पर्सन यानी पार्टनरशिप फर्म, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोऑपरेटिव फर्म, कुछ भी हो सकता है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मीन्स ऐसा कोई अकाउंट का हेड जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको यही बता सकता हूं कि अभी हमने जो ये कैपिटल अकाउंट लिए, अब बिजनेस में एंट्री हो रही है, सपोज कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर, तो एंट्री रहेंगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहां पे कहीं भी अगर समझो मेरा बिजनेस है तो ऐसा नहीं है कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सुनील नानवानी अकाउंट क्रेडिट, भले एंट्री के लेवल में वो रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम उसको कैपिटल बोल रहे हैं कि सुनील ने दिया, ऐसा बार बार हम यूज नहीं कर रहे। तो ये कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ओनर ने फंड डाला हुआ है जितना, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। सेम ड्राइंग, अगर वो ड्राइंग भी कर रहा है तो बार बार सुनील नानवानी का नाम न लेते हुए अगर बोला गया कि ड्राइंग कर लिया ओनर ने, तो ड्राइंग रिप्रेजेंट करती हैं बिजनेस के ओनर को। सेम वैसा ही कुछ अनपेड एक्सपेंसेस रहेंगे, तो जो हम पेएबल एक्सपेंसेस स्टैंड करते हैं बुक करने के लिए, तो वो पेएबल है, एक खर्चे का हेड है, लेकिन वो किसी ना किसी आदमी को देना है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पर्टिकुलर बंदे को या ग्रुप ऑफ पर्संस को जिसको वो पेमेंट हमको करना पड़ेगा। एसेट ओनर ने इंट्रोड्यूस कर लिया, ठीक है, बट हमको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए कि एसेट में क्या क्या आएगा। एनी वेल्थ, प्रॉपर्टी, कैश, स्टॉक विच हैज मार्केट वैल्यू ऑफ विच गिव्स बेनिफिट टू द बिजनेसमैन इज नोन एज एसेट। एनी वेल्थ यानी कोई भी ऐसी संपत्ति, प्रॉपर्टी, कैश, स्टॉक विच हैज मार्केट वैल्यू, जिसकी मार्केट वैल्यू रहेंगी उसको बोला जाएगा एसेट। मार्केट वैल्यू रहेंगी तो सीधी सी बात है कि वो कुछ ना कुछ बेनिफिट बिजनेसमैन को देगा, या तो वो पैसा कमा के देगा या तो वो रखने पर उसको कुछ ना कुछ फायदा रहेगा। एनी राइट टू रिसीव इज ऑल्सो नोन एज एसेट। इसके साथ साथ अगर हमारा कुछ ये है कि हमको मार्केट से पैसा लेने का राइट है, सपोज हमने किसी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जिसके लिए हमको पैसा नहीं मिला हुआ है, लेकिन वो पैसा फ्यूचर डेट में हमें मिलेगा, तो जब वो हमें वो पैसा मिलेगा फ्यूचर डेट में, तो वो हमारे बिजनेस में डाला जाएगा, तो वो उससे कैपिटल यानी उससे उसका कैश
में अगर आया तो कैश बढ़ जाएगा, बैंक में आया तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस रहता है एसेट। तो एनी राइट टू रिसीव इज ऑल्सो नोन एज एसेट, कि मुझे मार्केट से पैसा लेना है, ये भी मैं अपने एसेट में ऐड करता हूँ। जैसा डेटर्स यानी जो कस्टमर्स को मैंने माल बेचा, जो मेरे को बाद में पैसा मिलने वाला है, तो वो भी मैं एसेट में शो करूंगा, क्योंकि वो मेरा राइट है, और जब मेरा वो पैसा मिलेगा तो मैं उसको बिजनेस में ऐड करूंगा। एसेट इन्वॉल्व फॉलोइंग थिंग्स। एसेट में आएगा एनी प्रॉपर्टी, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, लोन गिवन, रिसीवेबल इनकम्स, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। देखिए प्रॉपर्टी तो मैंने पहले ही बता दिया, कैश एंड बैंक बैलेंस नॉर्मल सी बात है, वो एसेट ही रहेंगी। लोन गिवन, हमने किसी को लोन दिया हुआ है, सपोज अगर कोई हैंड लोन है, जैसा हमारा फ्रेंड्स या कोई व्यापारी है, वो हमें बोलता है कि हमें उससे कुछ समय के लिए पैसे की जरूरत है, उसको एडवांस दीजिए, तो हमने उसको लोन दे दिया 50,000, दे दिया, आउटफ्लो हो गया बिजनेस से। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसा बिजनेस से चला गया, हमारा राइट है उसको वापस लेने का, और उसका ऑब्लिगेशन है हमको वो चीज वापस देने का। तो वो कुछ समय के बाद वो पैसा वापस आएगा। तो लोन गिवन, भले आज की तारीख में वो कैश मेरे अकाउंट में, मेरे बिजनेस में नहीं पड़ी हुई है, लेकिन वो मैंने दिया हुआ है, जो मेरे को कभी ना कभी वापस आएगा, या डिसाइडेड पीरियड के बाद वापस आएगा। तो वो जो लोन दिया है वो भी एसेट है। रिसीवेबल इनकम, रिसीवेबल इनकम हमने अभी डिस्कस किए कि राइट टू रिसीव, कि कुछ सर्विसेज हमने दे दिया या कुछ प्रोडक्ट का सेल हमने कर दिया उधारी में, जो हमें मिलने वाली है, रिसीवेबल इनकम्स, वो भी एसेट में आएंगी। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अब देखिए कोई एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिसको हमने एडवांस में पे कर दिया, लाइक हमें कोई चीज की रिक्वायरमेंट है, कोई मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, वो स्पेसिफिकेशन हमने दे दिया, सामने वाला वेंडर बोलता है कि आपके लिए जो ये मेरे को मशीनरी बनाना है वो पर्सनलाइज रहेंगी, ऐसा नॉर्मली वो मार्केट में मिलती नहीं है, तो ये मैं तब बनाऊंगा जब आप मेरे को कुछ एडवांस दोगे या पूरा पेमेंट मेरे को दे दोगे मशीन का, क्योंकि अगर आपने वो मशीन नहीं लिया तो वो मैं मशीन किसको बेचूंगा। इस कंडीशन में हमने उसको पैसा एडवांस में दे दिया। लेकिन किसी रीजन से हो सकता है कि वो बंदा वो स्पेसिफिकेशंस जो हमने उसको रिक्वायरमेंट दी हैं उसको फुलफिल ना कर पाए और नहीं बना सके, या हमारा माइंड चेंज हो जाए थोड़े समय बाद, कि जब तक वो बना नहीं लेता, उस बीच के पीरियड की बात कर रहा हूं, बनाने के बाद तो हमको लेना ही है, कि हमारा माइंड चेंज हो जाए कि हमें वो मशीन नहीं खरीदना है, तो वो जो एडवांस हमने दिया है तो वो हम कभी भी वापस ले सकते हैं, या तो उसने फुलफिल नहीं किया तो वो हमें वापस लौटाएंगे, या हमारा माइंड चेंज हो गया कि हमें नहीं चाहिए तो हम वापस मांग सकते हैं। तो तब तक वो चीज जो हमने एक्सपेंस के लिए एडवांस दिया हुआ है, कि वो वैसे के वैसे उसी लेजर में हमको रखना पड़ेगा। कब तक, कि जब तक वो मटेरियल यानी जिस चीज के लिए या जिस सर्विसेज के लिए हमने वो पैसा एडवांस में दिया था वो हमको मिल नहीं जाता। जिस दिन वो हमें मिल गया तो ये एक एडजस्टमेंट एंट्री से एक्सपेंसेस बुक कर लिया जाएगा, या एसेट परचेज की एंट्री ले ली जाएगी, तो ये अकाउंट नील हो जाएगा। लेकिन जब तक वो काम हुआ नहीं है तब तक वो हमारी एसेट में ही कंसिडर किया जाएगा। इफ एसेट इंक्रीजेस इन बिजनेस देन इट शुड बी डेबिटेड एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है इसके विपरीत, यानी अगर बिजनेस में एसेट्स बढ़ती हैं तो वो डेबिट की जाएंगी, और अगर बिजनेस में एसेट घटती हैं तो वो क्रेडिट की जाएंगे। अब ये जो है एसेट का मॉड्यूल, ये हमारा सेपरेट मॉड्यूल है, जहां हम फिक्स एसेट की पूरी जर्नल एंट्री से लेके उस पे प्रॉफिट और लॉस कैसा बुक करना है वो आगे के सेशन में रहेगा, तो वहां आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है कि एसेट का जो भी बैलेंस रहेगा वो डेबिट रहेगा, और अगर वो एसेट का बैलेंस क्रेडिट हो रहा है मतलब उसको या तो बेचा जा रहा है या तो राइट ऑफ किया जा रहा है, जिससे उसको कम करना है हमको उस अमाउंट को। पांचवा, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है हिंदी में देयता, कि मुझे कुछ देना है बिजनेस से। बिजनेस का मतलब ये नहीं है, ठीक है अर्न करना है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि मुझे अर्न करना है, कि जो चीज अर्न करने के लिए मैं परचेस कर रहा हूं तो वो परचेस मैं कैसा करूंगा, मेरे को उसके लिए कुछ ना कुछ पे ऑफ करना पड़ेगा तब जाके वो चीज मुझे मिलेगी। तो वो जो परचेस अमाउंट हो गया या कुछ खर्चे करना पड़ता है, तो वो जो देना है अपने को जो नहीं दिए हैं तो उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। इवन जो, क्योंकि हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि बिजनेस और बिजनेस
का ओनर, इन दोनों को सेपरेट कंसीडर किया जाता है। तो बिजनेस को जिसने पैसा लगाया है, मतलब बिजनेस के ओनर ने, तो बिजनेस के लिए वो भी लायबिलिटी मानी जाती है कि मेरे को ये ओनर का पैसा भी लौटा के देना है, तो वो एज इट इज उसमें लायबिलिटी साइड में खड़ा रहता है। एनी ऑब्लिगेशन टू पे इज नोन एज लायबिलिटी। कोई भी ऑब्लिगेशन पे कि मुझे इस कारण से इस आदमी को, इस फर्म को पैसा देना है, या तो मैंने उससे सर्विसेज लिया हुआ है, या तो मैंने उससे मटेरियल लिया हुआ है, या किसी और रीजन से, तो वो लायबिलिटी में रखा जाएगा। लायबिलिटी इन्वॉल्व फॉलोइंग थिंग्स। कैपिटल, पहले ही हमने बताया कि कैपिटल यानी जो बिजनेस ओनर ने लगाया वो लायबिलिटी रहेगी बिजनेस के लिए। लोन टेकन, हमने किसी से लोन लिया, कभी हमको जरूरत पड़ गई पैसे की कि बिजनेस में हमें शॉर्टेज हुआ फंड का, तो हमने किसी दोस्त से या किसी व्यापारी से या इवन बैंक से लोन लिया, तो वो जो लोन हमने लिया हुआ है वो पैसा इनफ्लो तो हो गया, मतलब वो हमारा नहीं हो गया, क्योंकि उसके एवज में ना तो हमने कोई मटेरियल सेल किया है, ना कोई सर्विस प्रोवाइड की है। तो ये जो लोन लिया है हमको लेटर फ्यूचर डेट पे देना पड़ेगा, उसको वापस देना पड़ेगा का मतलब है लाइबिलिटी, देना, देयता, हमें देना ही पड़ेगा। पेएबल आर अनपेड आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए, पेएबल, अनपेड या आउटस्टैंडिंग तीनों का मतलब एक ही है, वो खर्चे कि जो हमने आज तारीख तक पेड नहीं किए हैं, एक्सपेंसेस, वो हमें पेड तो करना ही है, यानी देना ही है कभी ना कभी, तो वो हमारी लायबिलिटी हो गई। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो इनकम जो हमको एडवांस में मिल गई है। सपोज हमने ऊपर में जो मशीनरी का आइटम लिया कि एक मशीन बनाने के लिए मैंने एडवांस दिया, समझो हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मशीन्स बनाती है, और हमको किसी ने एडवांस दिया कि तुम मेरे को मशीन बना के दो। अभी हम उल्टा एग्जांपल ले रहे हैं उसी चीज का, तो हमने ठीक है उससे पैसा ले लिया, लेकिन वो हमारी इनकम तब तक नहीं होगी जब तक हम सामने वाले के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मशीनरी बना के उस तक डिलीवर ना कर दे। रीजन क्यों? कि हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको मशीन ना दे पाए, तो हम उसको बोल देंगे कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल नहीं कर सकते, जो आपने हमको एडवांस अमाउंट दिए थे वो हम वापस कर रहे हैं। तो अगर मैं उसको अपनी इनकम में कंसिडर करके उसके हिसाब से अपनी चीजें फाइनल करके इनकम टैक्स भर देता हूं और बाद में मैं वो एडवांस वापस करता हूं, तो उससे पूरा मेरा जो वर्किंग किया हुआ था वो पीरियड का, वो गलत हो जाएगा। तो इसको मैं एडवांस में ही शो करूंगा कि लोन एंड एडवांसेस रिसीव्ड, कि एडवांसेस रिसीव्ड फॉर XYZ पर्पस, तब तक वो उसमें पड़ा रहेगा जब तक वो मशीनरी बना नहीं देता। या हो सकता है कि जिसने मुझे एडवांस दिया कुछ समय बाद वो बोलता है कि उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, अब उसको वो मशीनरी नहीं बनवाना है, तो हो सकता है वो मेरे से पैसा वापस ले ले, तब तक जब तक मैं उसको मशीन उसकी स्टार्ट ना कर चुका हूं बनाना। अगर मैंने मशीनरी स्टार्ट कर दिया फिर मैं उसको बोलूंगा कि नहीं, आपने एडवांस दिए थे, आपकी मशीनरी चालू हो गई है बनाना, अब मैं ये इनकम यानी जो एडवांस आपने दिए थे मैं उसको वापस नहीं कर सकता। तो कोई भी इनकम यानी जो फंड हमको एडवांस में रिसीव हुआ है किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी सर्विस के लिए, उसको भी लायबिलिटी माना जाएगा, क्योंकि उसके एवज में अभी तक कोई चीज प्रोवाइड नहीं की गई है। इफ लायबिलिटी इंक्रीजेस इन बिजनेस देन इट शुड बी क्रेडिटेड एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा इसके विपरीत, तो जैसा एसेट बढ़ती है तो डेबिट किया जाता है, उसका उल्टा रहेगा, लायबिलिटी जब बढ़ती है उसको क्रेडिट किया जाएगा और लायबिलिटी जब घटती है तो उसको डेबिट किया जाएगा। यहां एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमारा ड्राविंग अकाउंट है ये हमेशा माइनस होगा कैपिटल अकाउंट में से, कि कैपिटल है इंट्रोड्यूस किया हुआ 10 लाख, ड्राविंग हो गई एक साल में 2 लाख रुपए की, तो माइनस करने के बाद बचेगा नेट कैपिटल 8 लाख रुपीज। तो इसको ड्राविंग को कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं। कॉन्ट्रा मींस कि उसमें से ही माइनस होगा, कैपिटल जो है एग्जैक्टली उसके नीचे से ड्राविंग माइनस करना पड़ेगा बैलेंस शीट में। लायबिलिटीज हमारा हो गया। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आर इजीली मार्केटेबल सिक्योरिटीज and are generally converted into cash within the accounting period। इन्वेस्टमेंट क्या है? तो इजीली मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो चीजें जो जिसको इजीली हम बेच पाते हैं और जनरली उसको कन्वर्ट कर सके हम विद इन अकाउंटिंग पीरियड, यानी 12 महीने में उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सके। सपोज कोई हमारा फंड पड़ा हुआ है बिजनेस में जो अनयूज्ड है,
हमें नहीं चाहिए, ना परचेस करने के लिए ना खर्चे के लिए, हमें हमारे पास इनफ फंड है। जैसा हम अपना प्रॉफिट रिटर्न करते गए एक लेवल पे हमारे पास बहुत फंड है, तो वो बिजनेस में आइडल रखने से अच्छा है कि हम उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे ताकि उस पर कुछ हम कमा सके। तो वो जगह जो हमने इन्वेस्ट किए कुछ कमाने के लिए, हमारी प्राइम एक्टिविटीज को छोड़ के, कि हमने अगर स्टॉक खरीदा तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि हमने इन्वेस्ट किए, भले इन्वेस्टमेंट है वो, लेकिन वो किसके लिए है कि प्राइम एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट मतलब कि हमारी प्राइम एक्टिविटीज को छोड़ के हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज में जहां ऑटोमेटिक इनकम जनरेट हो, तो उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। A business invests money which is temporarily idle to get some returns, कि जो फंड पड़ा ही हुआ है तो क्यों ना वो फंड हमको कुछ कमा के दे, इसके लिए उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है XYZ जगह जहां भी बिजनेस ओनर का इंटरेस्ट रहेगा। इंप्रेस्ड, ये थोड़ा क्रिटिकल है पॉइंट, इसको थोड़ा मैं इजी बनाता हूं। आप अगर बिजनेस चला रहे हो, सपोज हर बिजनेस में कैश इन हैंड तो रखना पड़ेगा। आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा जो भी पैसा रहेगा मैं बैंक में डालूंगा, तो कैश इन हैंड कुछ ना कुछ रखना पड़ता है कि ताकि वो डे टू डे एक्सपेंसेस जो हैं वो मेंटेन कर सके। यानी ऐसा हो जाएगा, सपोज आपके यहाँ पे कोई व्यापारी आता है, उसके लिए चाय नाश्ता भी लाना है और आपके पास फंड ही नहीं है, कैश ही नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा बैंक में जाओगे कैश निकालोगे या चाय वाले को चेक दोगे, ये चीज पॉसिबल नहीं है। कैश तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कोई ट्रांसपोर्टर आता है या कोई भी टाइप के दूसरे खर्चे रहते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह, तो उसके लिए आप कैश इन हैंड मेंटेन करोगे। सपोज छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो ठीक है, वो तो कैश इन हैंड मेंटेन करेगी, उसका एक पर्टिकुलर जो भी रहेगा, तिजोरी रहेगी, सेफ रहेगा, ड्रॉवर रहेगा, उसमें वो कैश इन हैंड मेंटेन करेगा। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बहुत बड़ा है और उसका कैश इन हैंड मोर देन 10 lakhs भी रह सकता है, 15 lakhs भी रह सकता है, 20 lakh भी रह सकता है। तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा कि अगर समझो उसको व्यापारी के लिए कुछ लाना है, समझो उसने मील ऑर्डर किया, लंच ऑर्डर किया व्यापारी के लिए और उसका पेमेंट उसको करना है। अब क्या वो जिस तिजोरी में उसने 20 लाख रुपए रखे हैं उसमें से निकालेगा क्या बार बार पैसा थोड़ा थोड़ा, कि मेरे को अभी 100 रुपए का पेमेंट करना है तो मैंने उससे निकाला, फिर किसी कारण से कंप्यूटर में प्रॉब्लम आई, उसके लिए वो बंदा आया एक टेक्नीशियन जिसने 250 रुपए का बिल दिया ठीक करने के बाद, अब फिर वो उसमें से 250 रुपए निकालेगा। ऐसा उसने कर करके 8-10 हजार के खर्चे दिन भर में किया। अब कैश इन हैंड जो रहती है उसको डेली बेसिस पे वेरीफाई यानी काउंट करके बाकायदा ओके जो भी कैशियर रहेगा या जो इंचार्ज रहेगा वो चीज का, उसको साइन करके रखना पड़ता है कि हाँ आज तारीख में मेरे बुक्स में जितनी कैश है तो मेरे तिजोरी में या मेरे ड्रावर में भी उतनी ही कैश है, वो उसको वेरीफाई करेगा। तो अब अगर उसका खर्चा 8-10 हजार का हो रहा और शाम को जब उसको घर जाना है ऑफिस बंद करके, तो वो पूरी 19 लाख और समथिंग जितना बचती है, यानी 19,99,000 और जितनी बचेंगी उसकी कैश, तो उतनी वो वेरीफाई करेगा रोज। हाँ, मैं भले उसके पास मशीन हो सकती है मनी काउंट करने की, लेकिन फिर भी वो काफी टाइम कंज्यूमिंग रहेंगी और उसमें कंफ्यूजन भी ज्यादा हो जाएगा कि बार बार काउंट करना कि मैंने इतना निकाला था, ये निकाला था। तो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए क्या किया जाता है कि जो मेन कैश इन हैंड रहेगा उसको निकाल के, मैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूं, तो मेन कैश इन हैंड में से वो कुछ फंड पीटी कैश में ट्रांसफर करते हैं। तो पीटी कैश में वो डिसाइडेड रहेगा कि मेरा जैसा रोज का खर्चा एक दिन का 5,000 या 10,000 रहता है, तो वो पीटी कैश में ट्रांसफर करेंगे 5,000 या 10,000 रुपए। और अब जो खर्चे होंगे कि कोई खाना मंगाया गया या कोई खर्चा हुआ या कोई इवन हमारे ऑफिस की चेयर्स हैं जिसकी रिपेयरिंग के लिए किसी को बुलाया गया, तो वो जो भी खर्चे होंगे वो पीटी कैश में से होंगे। और रोज शाम में जब ऑफिस बंद करने का समय आएगा तो पीटी कैश जो भी मेंटेन करता होगा वो बंदा कैशियर को या इंचार्ज को वो एक्सपेंसेस की शीट देगा कि आपने मुझे 10,000 रुपए का पीटी कैश दिया था जिसमें से मैंने 8,500 के खर्चे किए और 1,500 मेरे को बचा है मेरे पास। अब कैशियर क्या करेगा, फिर से उसको 8,500 रुपए दे देगा और उसका पीटी कैश का फंड वापस से 10,000 कर देगा, क्योंकि वो डिसाइडेड किया हुआ फिगर है कि एक हमारा जो नॉर्मल खर्चा होता है उस हिसाब से 10,000 की रिक्वायरमेंट रहती है, तो 10,000 उसको दे देगा ताकि वो कल मॉर्निंग को जब आए तो हो सकता है कोई ट्रांसपोर्टर आके खड़ा हो जाए पेमेंट के लिए या जो भी XYZ हमारे खर्चे रहेंगे तो उसका वो
पेमेंट कर सके। अब जो हमारा कंफ्यूजन था कि बार बार हमको वो मेन 20 लाख में से 10 लाख यानी जो बड़ा फंड है कैश इन हैंड उसको गिनना है वगैरह, वो पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि वो बार बार हमको अपना ड्रावर या तिजोरी खोलना नहीं है कि मुझे छोटा सा पेमेंट करना है तो मैंने उसमें से दे दिया तो फिर मैं रात को गिनूं, क्योंकि वो एक बार खुलेगा, पीटी कैश वाले को पैसा दे दिया जाएगा और बाकी वो फिर से लॉक करके रख दिया जाएगा। तो वो अगर फिर मंथली बेसिस पे भी अगर कैश काउंट की जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। तो पीटी कैश 100 में से 90 लोग समझो फॉलो करते हैं जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अब इम्प्रेस थोड़ा उससे अलग है। देखिए, एन इम्प्रेस इज अ कैश अकाउंट विच अ बिजनेस इंटरप्राइज मेंटेन टू पे स्मॉल एंड डेली एक्सपेंसेस। इम्प्रेस नॉर्मली मेंटेन करेगा वो यूनिट जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, यानी सपोज एक हेड ऑफिस है जो मुंबई बेस्ड है और उसके पास कई यूनिट्स है, महाराष्ट्र में हो सकते हैं या पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो सकते हैं, उसका कैश इन हैंड एक है। अब समझिए मुंबई का हेड ऑफिस है, नागपुर में ब्रांच है, अब नागपुर वाले को कोई खर्चा करना है तो उसको क्या वो मुंबई वाले को फोन करेगा कि मेरे को यहाँ पे पेमेंट करना है और तुम मेरे को अभी पैसे भेजो? या सेम अगर नागपुर वाले ने कुछ कलेक्ट किया फंड, वो है तो है एचओ का मेन ब्रांच का, उसके बिहाफ पे ये कलेक्ट कर रहा, तो क्या बार बार वो उसको मनी ऑर्डर से पैसे थोड़ी ना भेजेगा कि मैंने आज मेरा ये सेल हुआ, मैंने ये पैसा कमाया, मैं तुमको भेज रहा हूं। तो वो क्या करेगा हेड ऑफिस, एक इम्प्रेस कंसेप्ट है जिसके अंदर वो डिसाइड करेगा कि कितना फंड मुझे किस यूनिट को किस ब्रांच को देना है। किस यूनिट को किस ब्रांच को मतलब वो सभी के लिए समान नहीं रहेगा, एज पर ट्रांजेक्शन ऑफ दैट ब्रांच, कि अगर कोई ब्रांच छोटी है तो इंटरेस्ट का अमाउंट छोटा रहेगा, और अगर कोई ब्रांच बड़ी है जहां ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, टर्नओवर ज्यादा है या खर्चे बहुत ज्यादा है, तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। Funds contained in imprest are periodically maintained with a limit as decided to prevent any disturbances in working of business operation. Periodically वो मेंटेन की जाएंगी। जैसा अभी हमने देखे थे कि पीटी कैश शाम को बरोबर वो उसको 8,500 रुपए देके 10,000 पूरे कर देगा, सेम वैसा ही रहेगा। इम्प्रेस दिया जाएगा महीने के लिए, तो वो महीने में समझो डिसाइड हुआ, मुंबई ब्रांच ने डिसाइड किया कि नागपुर को 2 लाख रुपए के खर्चे लगते हैं, तो वो इम्प्रेस मेंटेन करेगा 2 लाख रुपए का, नागपुर ब्रांच को दे देगा बरोबर 1 तारीख को 2 लाख रुपए। अब जो 2 लाख रुपए नागपुर ब्रांच को मिले हैं, वो जो भी खर्चे करेगा वो महीने के एंड में उसके एवज में एक्सपेंसेस शीट बना के भेजेगा एचओ में। एक्सपेंसेस शीट बनाएगा कि भैया तुमने मेरे को 2 लाख रुपए दिए थे, उसमें से मेरा 1.5 लाख का खर्चा हुआ और स्टिल मेरे पास 50,000 का कैश इन हैंड है, यानी तुम्हारे इंटरेस्ट में मेरे पास 50,000 और पड़े हैं। अब एचओ के पास एक्सपेंसेस शीट जाएंगी, उसको वो क्रॉस वेरीफाई करेगा। उसके बाद जब वो पास हो जाएंगी एक्सपेंस शीट की सब ऑथेंटिक एक्सपेंसेस थे, तो बचा हुआ जो डिफरेंस है 1.5 लाख का, फिर से एचओ उसको नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करेगा। देखिए 2 लाख की बात हुई थी, लेकिन वो अगले महीने 2 लाख ट्रांसफर नहीं करेगा, 1.5 लाख करेगा। क्यों? तो 50,000 ऑलरेडी वो ब्रांच के पास है, बात हुई थी कि 2 लाख मेंटेन करना है, तो 50,000 दे देगा, जिसकी एंट्री एचओ के पास भी रहेगी और ब्रांच के पास भी। यहाँ जो एक्सपेंसेस शीट मैंने आपको बताया कि एक्सपेंसेस शीट प्रोड्यूस करके देगा, मेंटेन करके देगा एचओ को ब्रांच वाला। इसमें ऐसा नहीं है कि हर टाइप के खर्चे करने की अथॉरिटी उसको रहेगी, एक लिमिट रहेगी कि 5,000 तक का खर्चा आप कर सकते हो। अगर मोर देन 5,000 का खर्चा है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा वो चीज का। सपोज कि कोई खर्चा है XYZ ऑफिस के लिए हमको लग रहा है और 5,000 से ज्यादा का खर्चा है और एचओ ने डिसाइड किया है 5,000 के ऊपर का अप्रूवल लगेगा। इस केस में क्या होगा, बाकायदा मेल किया जाएगा रीजनल अकाउंटेंट को या जो वो ब्रांच देखता है उस ब्रांच हेड को कि हमारा ये टाइप का हमको खर्चा करना है, ये रिक्वायरमेंट है ऑफिस के लिए, तो इसका अप्रूवल दीजिए। तब वो सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, ठीक है, पहले वो रीजन समझेगा कि सही में जरूरत है नहीं है या उसको डिले किया जा सकता है आगे के लिए। अगर जरूरत है तो सामने वाला बंदा वो ब्रांच को बोलेगा, ठीक है आप 2 या 4 पार्टीज के कोटेशन दीजिए कि कहां से हमको सस्ता मिल रहा है या कहां से हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो अब ब्रांच वाला
कोटेशन लेके फिर अगेन मेल करेगा और डिटेल देगा एचओ को, प्लस अपने सजेशंस देगा कि अगर हम ये वेंडर से परचेस करते हैं तो हमें ये फायदे हैं। लाइक हो सकता है कि आफ्टर सेल सर्विस हो सकता है, या हमारे ब्रांच के नियर एरिया में है ये, तो इजीली अभी कभी भी हमको जरूरत पड़ी तो वो आके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, तो इससे लेना पुराएगा भले ये 100 रुपए महंगा है। तो उसके बाद जो भी डिसीजन लिया जाएगा, अप्रूवल आ जाएगा और फिर वो खर्चा किया जाएगा जो लिमिट के ऊपर का था। अब जो एक्सपेंसेस शीट हमने भेजी हुई है, जो ब्रांच ने भेजी है, अगर 5000 की लिमिट थी और 5001 रुपए का भी कोई खर्चा है और उसके साथ वो मेल का जो ईमेल किया हुआ था जहां पे अप्रूवल था उसका प्रिंट आउट साथ में अटैच नहीं रहेगा, तो वो जो रीजनल अकाउंटेंट है वो एक्सपेंसेस को साइड में रख देगा, उसको पास नहीं करेगा। यानी सपोज हमने जो बोले थे 2 लाख का फंड है, 1.5 लाख के खर्चे थे और बचा हुआ 50,000 था, तो फिर नेक्स्ट मंथ में एचओ ने 1.5 लाख रुपए ब्रांच को दिया था। अब इस केस में समझो 5,000 का लिमिट था और 5,001 रुपए का खर्चा ब्रांच ने कर दिया विदाउट एनी अप्रूवल। तो रीजनल अकाउंटेंट जब उसके एक्सपेंसेस चेक करेगा जो 1.5 लाख के उसने भेजा हुआ था, उसमें से वो 5,001 का अप्रूवल अगर उसको नहीं मिला तो वो साइड कर देगा और 1.5 लाख माइनस 5,001 रुपए यानी 1,44,999 रुपए वो क्रेडिट करेगा ब्रांच के अकाउंट में, ना कि 1.5 लाख रुपए। क्यों? तो ये जो खर्चा उसने किया था वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो अप्रूव नहीं किया जाएगा। या तो तुम उसका मेरे को अप्रूवल दिखाओ या तो ये आपकी पेमेंट में से कट किया जाएगा, क्योंकि आपने कंपनी के रूल के अगेंस्ट काम किया है, ताकि स्टाफ आगे के लिए रेडी हो जाए कि वो बिना किसी रूल को तोड़े हुए कंपनी के पूरे रूल फॉलो करे और ताकि उससे कंपनी के जो ये वर्किंग है स्मूथली होते रहे। The term impressed can also be referred as a monetary advance given to any branch or person for a specific purpose for which that branch or person need to furnish detailed expenses sheet against the advance received। यही हमने अभी डिस्कस किया कि ब्रांच को दिया जाएगा या किसी आदमी को दिया जाएगा कि स्पेसिफिक पर्पस है, तुम ये पूरा करो और उसके अगेंस्ट में हमको एक्सपेंसेस शीट प्रोड्यूस करो। This may be a regular practice or in some situations need to practice, like if owner or cashier on long time leaves and for organizing any event like sales promotion meeting etc। अब देखिए, या तो ये रेगुलर प्रैक्टिस हो सकती है, जैसे अगर लिमिटेड कंपनी है उसमें ये रेगुलर प्रैक्टिस रहती है कि इंप्रेस दिया ही जाएगा ब्रांचेस को, क्योंकि वो क्रिटिकल हो जाएगा। अगर पूरा कैश इन हैंड एचओ के पास रहेगा तो यहाँ तो ब्रांचेस को दिक्कत होगी, जो कि होना ही है कि वो पैसा कहाँ से देंगी। अगर सामने उसका कोई सप्लायर खड़ा है तो पैसा देना या छोटे मोटे जो भी खर्चे रहेंगे तो उसको देने के लिए वो अटक जाएगा। प्लस एचओ के लिए भी बहुत ये क्रिटिकल हो जाएगा कि कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे कि मैं मेंटेन कैसा करूं। तो इंप्रेस की वो तो प्रोसीजर फॉलो करेंगे रेगुलर बेस पे, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस रह सकती हैं कि जहां पे ये इंप्रेस की कंसेप्ट लाना ही पड़ेगा किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए, हमेशा के लिए नहीं तो पर्टिकुलर पीरियड के लिए। सपोज एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है जहां पे ओनर बैठा ही रहता है या उसका लड़का या उसका भाई कोई भी मेंटेन करते हैं। अब सपोज उनके घर में कोई प्रोग्राम है, लाइक ओनर के लड़के की शादी है और उसको जाना है 5 दिन के लिए शहर के बाहर, या कोई डेथ हो जाती है उसके रिलेशन में, उसके लिए उसको 2 दिन के लिए जाना है सब लोगों को, या कोई और रीजन हो सकता है कि वो हॉलीडे पे जा रहे हो या कुछ भी रीजन है। तो अब ओनर है नहीं, कोई भी बिजनेस ओनर है तो वो चाहेगा कि मेरा बिजनेस मैं अगर जगह पे ना रहूं तो भी चलता रहे, ताकि मैं अर्न करूं, जो मैं खर्चा करने जा रहा हूं इधर से मुझे कमाई भी होती रहे। तो वो बिजनेस तो बंद नहीं करके जाएगा, शॉप बंद करके नहीं जाएगा, ऑफिस बंद करके नहीं जाएगा। लेकिन अब अगर ये नहीं है तो वो पूरे के पूरे तिजोरी की चाबी देके नहीं जाएगा अपने स्टाफ को, या जिसपे भी वो यकीन करता है। यकीन मतलब फिर भी यकीन है, मतलब पूरा तिजोरी की चाबी नहीं देके जाएगा कि भैया मेरे इसमें 20 लाख का कैश इन हैंड रहता है तो तुम 20 लाख की तिजोरी की चाबी रख लो। तो वो क्या करेगा कि उसको मालूम है मैं 5 दिन के लिए जा रहा हूं, मेरा 1 दिन का खर्चा है 8 से 10,000 रुपए, तो वो मेन कैश इन हैंड में से 50,000 का एडवांस देके जाएगा वो पर्टिकुलर बंदे को, जिसको वो जवाबदारी सौंप के जा रहे हैं कि जो भी ऑफिस के खर्चे रहेंगे मेरे एब्सेंस में वो तुम करोगे। तो
अब 5 दिन बाद जब ये वापस आएगा तो ये बंदे से कि तूने क्या क्या खर्चे किया, आज तारीख में तेरे पास कितने पैसे बचे हैं, उसका हिसाब लेगा। सपोज इसने 50,000 दिया था, सामने वाला 5 दिन के बाद उनको एक्सपेंसेस शीट देता है कि मेरे 45,500 के खर्चे हुए, ये 4,500 आपके हैं, आप वापस रखिए। या हो सकता है रेयर कंडीशन में कि 50,000 प्लस कुछ खर्चा हो गया, जैसे 50,500, 600 या 51,000 खर्चा हो गया, तो ये बोलेगा कि सर आपने मुझे 50,000 दिए थे, लेकिन अब 1,000 की बात थी कि मुझे खर्चा करना पड़ा तो मैंने अपने जेब से दे दिया, तो आप मुझे 1,000 रुपए दे दीजिएगा। तो ओनर उसको रीइंबर्स कर देगा वो 1,000 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट जो इसने दिया उसका फायदा ये हुआ कि ओनर भी एक सेटिस्फाई था कि उसने फंड देके गया है ऑफिस में, अब उसके एब्सेंस में एटलीस्ट वो एक्सपेंसेस रुकेंगे नहीं और ऑफिस का जो ये स्मूथ वर्किंग है वो नहीं रुकेगा। प्लस जो मेरा इतना कैश इन हैंड है वो भी सेफ है कि मैंने अगर पूरा दे दिया रहता तो शायद मेरा ध्यान बटा रहता कि यार मैंने 20 लाख रुपए की चाबी दे दिया है जिसमें ड्रावर में पड़े हुए हैं, ऐसा कोई लेके तो नहीं जाएगा वगैरह जो भी है। और कंफ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 20 लाख के ड्रावर की चाबी हम उसको देके जा रहे हैं तो वो छोटे मोटे खर्चे करेगा और बार बार उसको गिनता था वो हमारा स्टाफ मेंबर जिसको आदत नहीं है वो काम करने की, तो उसमें 100% चांसेस हो जाते हैं फिर कुछ ना कुछ मिसमैच होने के, यानी उससे कुछ डबल पेमेंट हो सकता है या कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है पैसे का। Imprest and PT cash account need to be restored to the original cash in hand account at the end of the financial period by showing separately in the case of a business unit which has multiple branches। अब देखिए, जहां एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वो कैश इन हैंड दी गई, या तो बिजनेस का ओनर बाहर है या तो कैशियर 15 दिन की छुट्टी पे है, तो वो अपनी जवाबदारी किसी को देके जाएगा और पर्टिकुलर एक अमाउंट देके जाएगा जितना 15 दिन में खर्चा होता है एज एन इंटरेस्ट। लेकिन जहां ये चीज रेगुलर प्रैक्टिस होती है, जैसा हमने बात किए थे कि मुंबई बेस्ड एचओ और बाकी उसकी ब्रांचेस, उस कंडीशन में क्या होगा, जब उसकी बैलेंस शीट बनाई जाएगी, बैलेंस शीट में सिंपली एक ही वर्ड लिखा रहेगा, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड और अपना बैंक बैलेंस जो भी XYZ बैंक में उसका अकाउंट होगा। अगर उसके मोर देन 10 या पूरे ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस हैं, वो अलग अलग वहां पे बैलेंस शीट में शो नहीं करेगा कि कैश इन हैंड विद मी यानी एचओ, कैश इन हैंड विद नागपुर ब्रांच, कैश इन हैंड विद लातूर ब्रांच, ऐसा वो शो नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि कैश इन हैंड और ब्रैकेट में लिख देगा एज पर अनेक्शर। अनेक्शर में वो डिटेल देगा कि कैश इन हैंड विद एचओ 1 लाख रुपीज, विद नागपुर ब्रांच 50,000, विद पुणे ब्रांच 20,000, ऐसा करके उसका जो भी अनेक्शर में टोटल आएगा वो टोटल का अमाउंट वो शो करेगा बैलेंस शीट में कि मेरा कैश इन हैंड टोटल इतना है। इतना है का मतलब टोटल मेरे पास नहीं पड़ा हुआ है, मेरी बाकी की ब्रांचेस का क्लब करके मेरा कैश इन हैंड आज तारीख में यानी एट द एंड ऑफ द ईयर या एट एनी गिवन डेट इतना है, कि जिससे वो बैलेंस शीट में अगर वो सेपरेट शो करेगा तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ऐसा ही रूल बनाया हुआ है कि जो चीज तुमको फिर डिटेल में देना है तो उसका अनेक्शर आप बैलेंस शीट के साथ अटैच करो। तो ये कुछ चीजें रहेंगी जो हमें कंसेप्ट पूरी क्लियर करना पड़ेगा। उसी के बाद हम बिजनेस को जो अकाउंटिंग की प्रोसीजर है जो फॉलो करना है हमको, वो हम प्रॉपरली कर पाएंगे। तो एक बार फिर से हम नंबर वाइज रिवाइज करते हैं कि क्या क्या पिलर्स हैं या अकाउंटिंग में क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसकी हमको जानकारी लेना है। कैपिटल पहले नंबर पे, कैपिटल क्योंकि पहले नंबर पे इसलिए दिया गया है कि इसी के साथ बिजनेस की शुरुआत होती है। कैपिटल यानी इंट्रोडक्शन of any goods, cash or any asset by owner of the business in business. Drawing, withdrawal by business owner from business, कि बिजनेस के फंड से कोई विड्रॉल वो करता है तो वो ड्रॉविंग बोला जाएगा। एंड ड्रॉविंग इज अ कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट, कि हमेशा वो कैपिटल में से ही माइनस होगा कि कैपिटल मेरी 10 लाख की थी, 2 लाख उठा लिया, 8 लाख मेरा नेट कैपिटल बचा। पर्सन के बिना इमेजिन ही नहीं किया जा सकता बिजनेस। पर्सन में भी नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन मीन्स ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियल पर्सन में भी कंपनी, फर्म या कोई भी अदर एंटिटी अदर देन ह्यूमन बीइंग। एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन यानी कोई ऐसा हेड जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है।
एसेट, एसेट यानी वो चीज जिसकी कोई मार्केट वैल्यू है और वो बेनिफिट देगा बिजनेस ओनर को, या तो बेचते समय या तो धंधा करते समय। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यानी ऑब्लिगेशन टू पे, ऐसी चीजें जो बिजनेस ओनर को पे करना पड़ेगा अपना बिजनेस रन करने के लिए। उसमें कैपिटल भी ऐड हो जाती है कि कैपिटल भी बिजनेस की लाइबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट, वो चीजें कि जो बिजनेस ओनर ने अपनी प्राइम बिजनेस एक्टिविटी यानी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को छोड़ के कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है कुछ रिटर्न कमाने के लिए, कुछ इनकम कमाने के लिए, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। और वो इजीली मार्केटेबल रहेंगी कि उसको बेच के वो विद इन एन अकाउंटिंग ईयर वो पैसा अपना कैश में कन्वर्ट कर ले, यानी वो जो अमाउंट उसने वहां पे फंसाया हुआ है उसको कैश में कन्वर्ट करते बने, लिक्विडिटी उसकी मेंटेन रहे। इंप्रेस्ड, इंप्रेस्ड यानी मेन कैश इन हैंड से जो फंड अलग किया जाता है कुछ डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, कि क्रिटिकल ना हो वर्क, इजीली होते रहे उसके लिए। या अगर कोई मल्टीपल ब्रांचेस हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो ब्रांचेस को जो फंड देगा वो ब्रांच को मेंटेन करने के लिए उसको इंप्रेस बोला जाएगा। प्लस अगर हमें कोई एक्सपेंसेस भी करना है, कोई पर्टिकुलर ऐसा एक्सपेंसेस जो रेगुलर नहीं है, एक ही बार करना है, सपोज कोई सेल्स प्रमोशन स्कीम हमने चलाए, ड्रॉ स्कीम चलाए, और हमें वो समझो मुंबई में कोई हम प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं सेल्स प्रमोशन के लिए, ताकि हमारे जो ये कस्टमर्स हैं वो हमसे जुड़े रहे, उनको भी लगे कि यार ये सिर्फ हमसे कमा नहीं रहे, हमारे लिए कुछ करते भी हैं। तो हमारे जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, यानी ये वैसे तो ट्रेड टू ट्रेड पॉलिसी रहेंगी, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को देगा जो B2B सेल होता है। तो कोई उसने एक प्रोग्राम अरेंज किया कि आप हमारे 10 साल से कस्टमर हो, तो हमने जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं उनके लिए एक प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है मुंबई में, जिसका आने जाने का खर्चा, जिसका रहने का खाने का खर्चा वो हमारी कंपनी उठाएगी। तो वहां जो भी खर्चे होंगे उसके लिए कोई डिसाइडेड नहीं रहेगा। हो सकता है कि हमारा बजट गया हो कि हमको 10 लाख का खर्चा करना है वो इवेंट के लिए, हो सकता है 11 लाख हो जाए, हो सकता है 9 लाख हो जाए। तो एक अप्रॉक्स फंड 10 लाख है तो 10 लाख का हम दे देंगे किसी को मेंटेन करने के लिए, जो भी वो इवेंट मैनेज कर रहा है। तो वो जो खर्चा वो इवेंट को मैनेज करने के लिए हमने उसको एज एन एडवांस दिए हैं, उसको भी इंप्रेस बोला जाता है। फिर वो जो उसने खर्चा किया प्रोग्राम होने के बाद उसकी एक्सपेंसेस शीट सबमिट करेगा, जितना पैसा बचा वो वापस कंपनी को दे देगा। तो इंप्रेस का मतलब है मेन कैश इन हैंड में से पर्टिकुलर डिसाइडेड फंड को अलग करना, कुछ पर्पस वाला खर्चा करने के लिए या कुछ रेगुलर डेली एक्सपेंसेस करने के लिए। ये चीजें आप मन में बिठा लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना अकाउंटिंग समझना इतना आसान नहीं रहेगा। आगे चल के आपको कंफ्यूजन चालू हो जाएगा, क्योंकि आगे एंट्रीज का लेवल अभी तो बेसिक का चालू होगा, उसके बाद धीरे 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 हम एडवांस लेवल पे जब जाएंगे तो वो क्लिक होना थोड़ा कठिन हो जाएगा आप लोगों के लिए। शुक्रिया दोस्तों, आपने ये वीडियो पे इतना टाइम दिया, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे कि ये तो चीजें थी पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग जो स्टार्ट करते हैं उसमें हमें क्या क्या हेड की जरूरत रहेगी, क्या क्या चीजों पे वो अकाउंटिंग होंगी, हम नेक्स्ट चैप्टर से वो चीजें कवर करेंगे।